तो वेलकम नाउ। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक का पाठ 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी किताबें, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, DSSB की, केवीएस की या एनवीएस की, इन सभी में आपको सहायता देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8वीं का पाठ 1। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। जब कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि इस अध्याय से हमें पता चलता है कि जो इतिहास है वो सिर्फ तारीखों तक ही सीमित माना गया था। यानी इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि भारत के इतिहास को कैसे समझा गया, उसको किस हिसाब से विभाजित किया गया, कैसे अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को कई भागों में विभाजित किया और कैसे भारतीयों ने अपने प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करने लगते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बातें करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है सदैव हमेशा से ऐसा ही होता है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। जैसे व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर क्या आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलवे की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ खड़ा हो सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ हो। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिया हुआ है। उस चित्र के अनुसार इस चित्र में जो ब्रिटेनिया यानी कि जिसको एक सिंबल ऑफ ब्रिटेन का दिया गया है, उसमें एक ब्राह्मण जो है वो शास्त्रों की भेंट दे रहे हैं। ठीक है, ये चित्र जो है जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया है। रॉबर्ट क्वाइड ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने का काम दिया था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्वाइड जो थे उन्होंने रेनेल को भारतीय नक्शा तैयार करने की काम दिया था। ठीक है, और रेनेल जो है वो पाश्चात्य यानी भारतीय विचारधारा के ऊपर अंग्रेजों की जो विजय रही थी, जो उन्होंने साम्राज्यवाद स्थापित किया था, उसका समर्थन करते थे, जो हम इस चित्र से भी देख सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। कि सारी ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल और महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसे प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो लंबे समय तक चलती आ रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं तय की जा सकती। देखिए, कई जो घटनाएं होती हैं वो जो है हम स्पेशल तारीख से निश्चित कर देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जो हैं वो लंबे साल तक चलती हुई आ रही। जैसे कि हमारी अगर हम देखें स्वतंत्रता जो संग्राम है, उसके जो विभिन्न चरण हुए हैं वो कई 100 सालों की हमारी कोशिशें रही हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि एक दिन 15 अगस्त 1947 को ही हमें आज़ादी मिल गई है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि इतिहास जो है मात्र तिथियों या सालों में हम विभाजित नहीं कर सकते, ये एक लंबी घटना है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आई, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सभी एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। इस समय एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वह खास बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? जब इतिहास में तारीखें महत्वपूर्ण ही नहीं है, कोई भी घटना जो है वो लंबी मतलब प्रक्रिया का एक फल होती है, तो इसमें तारीखों को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है? इस जुड़ाव की वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। एक मतलब जो राजा महाराजाओं का इतिहास था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से राजा ने कब कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सी विजय प्राप्त करी, कब कौन सा नगर स्थापित करा, सिर्फ उसी को इतिहास समझा जाता था। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में भी हमने देखा है, इतिहास जो है इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। ठीक है, अब चलते हैं कौन सी तारीखें। अब हम कौन सी तारीखें यानी कि कैसे इतिहास को विभाजित किया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ। यहाँ लिप्टन टी का एक ऐड है। लिप्टन टी का ऐड जो है इसमें दिखाया गया है कि लिप्टन जो चाय है वो देश के मतलब अमीर वर्ग हम बोलें या संपन्न वर्ग पीते हैं, इसमें इसकी रुचियाँ हैं। ठीक है, तो राजकुमार आर्थर को उसके घोड़े पे बिठाया गया और राजकुमार आर्थर को ही ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी प्राप्त थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में। चलिए अब शुरू करते हैं। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम इतिहास की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्यायों का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहास ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। जो प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको पता ही है कि ये सीन जो है विद्रोह के 1857 के विद्रोह के बाद ही जो गवर्नर जनरल का जो पद है वो अब वायसरॉय का पद कह जाने लगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वायसरॉय लिखा है। ठीक है, अब अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरॉय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जीवन का कर्म ब्रिटिश भारत के इतिहास में होने वाले इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन गया था। जब हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर इनके द्वारा, इन वायसरॉय या फिर इन गवर्नर जनरलों के द्वारा क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, कैसे कैसे काम किए गए, इसको महत्व दिया गया, बल्कि ना कि जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज की स्थिति थी, वहाँ के संघर्ष थे, वहाँ की कठिनाइयाँ थी, उसको बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश भारत के दौरान इतिहास का अध्ययन किस प्रकार किया जाता था, इसकी एक झलक हमें इसमें मिलती है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को एक अच्छी तरह सामने लाना है और उसे आसानी से ताकि उसे आसानी से समझाया जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानियों को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसे भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि कैसे गवर्नर जनरल का इतिहास जो है ये कैसे भारतीयों को महत्व नहीं देता। चलिए अब हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? तो देखिए, भारत का जो इतिहास है उसे मुख्यतः जो पश्चिमी समाज है वो 3 भागों में विभाजित रखता है।
ठीक है, वो कौन से भाग हैं और किसने ये 3 भाग निर्धारित किए हैं, अब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। ठीक है, तो जेम्स मिल जो हैं ये महत्वपूर्ण विचारक हैं, आप सभी को इनके बारे में पता होगा, जिन्होंने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि भारत में का जो इतिहास है वो मुख्यतः 3 भागों में या 3 खंडों में बटा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों को, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में आप हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की इनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाह का ही राज था। चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा रहा था। इन कामों के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा जेम्स मिल का मानना था। ठीक है, अब हम आते हैं कि अब उन्होंने जो भारत के इतिहास का विभाजन किया, क्या वो सही था? अभी जैसे हमने इसमें तर्क देखे कि उनका तर्क था कि यहाँ पे धर्म के आधार पर उन्होंने इतिहास को बांटा, जो कि पूरी तरीके से गलत था। तो अब हम इस इतिहास का अध्ययन कैसे करते हैं, चलिए इस बात को ध्यान से पढ़ें। क्या इतिहास को किसी दौर, हिंदू या मुस्लिम के दौर में बांटा जा सकता है? नहीं। तो हमने इसको कैसे अब हम इसको कैसे अध्ययन करते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए इसी वर्ग से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अभी जैसे हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो वो हमारी एंशिएंट यानी प्राचीन हिस्ट्री थी। फिर दूसरी मध्यकालीन जो मिडेवल इंडिया, जो हमने क्लास 7th में पढ़ी, और क्लास 8 यानी आधुनिक काल में जो हम आधुनिक काल का जो इतिहास है यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। ये जो तीनों हमने इतिहास को 3 खंडों में बांटा है, ये भी पश्चिम की ही देन है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वह समाज था जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। पश्चिम के अनुसार जो आधुनिकता है, जो आधुनिक समाज है, वो विज्ञान से भरा है, मतलब वैज्ञानिक तकनीकों से भरा है, तर्क है, लोकतंत्र है और समानता है। मध्यकालीन जो समाज है उसमें ये सारे गुण नहीं थे। क्या ये बात सही है? नहीं। हमने कक्षा 7वीं में ही पढ़ाई कि जो भारतीय समाज थे वहाँ पे समानता भी थी, लोकतंत्र भी था, विज्ञान के लिए कितने सारी प्रयास किए गए, चाहे वो पतंजलि द्वारा किए गए हों, चाहे वो भूगोल शास्त्र में करे गए हों, जिसमें आर्यभट्ट, या फिर हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सारे वैज्ञानिक तर्क वितर्क जो चीज़ें ये आधुनिक समाज की देन है, इसमें मध्यकालीन समाज का भी योगदान रहा है। ठीक है, औपनिवेशिक क्या होते हैं? अब हमने ये पढ़ा है कि भारत जो है वो एक ब्रिटेन या इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो उपनिवेश होता क्या है, ये उपनिवेशिक क्या होते हैं? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूला। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इसमें आया है कि अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए उन्होंने राजस्व वसूला। तो ऐसा हुआ कि जो
जो ब्रिटिश सरकार थी या जो कंपनी थी दूसरे देशों की, वो चांदी से व्यापार करती थी, यानी वो चांदी देती थी और यहाँ से सूती कपड़े या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो खरीदती थी। लेकिन जब बंगाल की रियासत जो है ब्रिटेन के पास आ गई, तो ब्रिटेन ने जो करा, राजस्व बंगाल से जो भी वसूलते थे वो उसी से व्यापार करते थे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने सारे खर्चों का निपटारा राजस्व वसूली से किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, जिसमें हमें पता है नील की खेती और जो अफीम की खेती, ये सारी खेतियाँ शामिल हैं। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया है? आप यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव है। जैसे अभी हमने देखा लिप्टन टी का एग्जाम्पल है, तो कैसे इन सब चीज़ों ने हमें चेंज किया, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। हम किस तरह जानते हैं? अच्छा, अब हम कैसे ब्रिटिश शासन के इतिहास को जानते हैं, या उस समय क्या क्या परिवर्तन आए, या किस समय क्या क्या नीतियों का निर्माण किया गया, इसके बारे में हम कैसे जानते हैं? तो देखिए, सबसे पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि जो ब्रिटिश सरकार थी या जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ना रिकॉर्ड्स को बहुत महत्व दे दी थी। इसलिए वो रिकॉर्ड्स को उन्होंने लिखना स्टार्ट करा। उन्होंने उसको और लिखने के साथ साथ उसको एक अच्छी मतलब संग्रहालय में उसको रखा गया, और जितने भी सरकारी अफसर थे उनका संग्रहालय के आसपास ही निवास या फिर दफ्तर होता था। अब इसके बारे में हम पढ़ के देखते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करना। अंग्रेज शासन द्वारा तैयार किए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी स्थानीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर हों, चाहे कलेक्टर ऑफिस, कमीशन के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, रिकॉर्डर, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी होते थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की यह शाखा से एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापन को आप आज भी अभिलेखों में देख सकते हैं। क्या आप जिला न्यायाधिकारी द्वारा पास किए गए नोट और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? यहाँ आप मतलब उस समय की जो जिला न्यायाधीश होते थे या अधिकारी होते थे, वो क्या रिपोर्ट या नोट सुनाते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है 1920 के दशक में बनवाया गया। यह जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय, जैसे मैंने आपको बताया कि वायसराय 1857 की जो क्रांति के बाद जो बदलाव आए ब्रिटिश संसद द्वारा, उसमें गवर्नर जनरल का जो पद हटा करके वायसराय को बनाया गया, मतलब का पद आया। उनका जो निवास था वो इसी अभिलेखागार के पास होता था। इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था वहाँ पे रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब यहाँ पे आया सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी वो यहाँ से ज़्यादा खेती करवाना चाहती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी, मतलब जो उनका इंटरेस्ट खेती में था, तो उन्होंने इसके लिए क्या करा, क्या क्या बदलाव करे, क्या क्या कोशिशें करी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसके बारे में हम देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान सर्वेक्षण का भी चलन महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उन्हें सही ढंग से जानना ज़रूरी है, उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए उन सारी बातों को भी जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल 19वीं शताब्दी थी, उसके आखिर से ये शुरू हुआ, और उससे हर 10 साल में जनगणना शुरू होने लगी। ठीक है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा
सबसे महत्वपूर्ण वानस्पतिक क्षेत्र सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी कराए जाते थे। यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पेड़ों पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता था। जैसे अभी हम क्यों वो खेती की रिकॉर्ड कराते थे, ये सारी चीज़ें अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब अधिकृत जो रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता था। अब जो अभी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध है, उसके अलावा उससे हमें क्या चीज़ें नहीं पता चल सकती भी, हम इसको देखते हैं। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं और इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। मतलब कहीं उन्होंने फिल्टर्ड रिकॉर्ड तो नहीं रखे, हमें कई बार ऐसा भी लग सकता है और ऐसा हो भी सकता है। इन रिकॉर्ड्स में हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे। जैसे ये काम ही ब्रिटिश सरकार कराती थी तो वो उनके नज़रिए से रिकॉर्ड्स को तैयार कराती होगी। इसमें आम जनता की क्या फीलिंग थी या उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी हमें कोई कमी नहीं रहती। तो हमारे पास उस समय की और भी रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्डों के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहसें होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यास ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। देखेंगे ये चीज़ और में हमारे जो छापा घर थे, यानी जहाँ पे छपाई होती थी पुस्तकों की छपाई होने लगी, अब बहुत सारी पत्रिकाएं निकलने लगी, है ना। तो इसी दौर में हमें वो सारी चीज़ें भी जो है उपलब्ध हैं जो हमें आम लोगों के बारे में बताती हैं। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते हैं। अब इसके बाद भी वो लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने अपने मन के भावों को व्यक्त किया। इससे हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। चलिए यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। अब यहाँ पे 2 चित्र का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे बंगाल में जो है मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य की एक तस्वीर दी हुई है, ठीक है। और दूसरी हमारी जो तस्वीर है वो तस्वीर है 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसमें अंग्रेजों द्वारा की गई, मतलब ये एक अंग्रेजों की एक पुस्तक से लिया हुआ एक सजीव चित्रण कह सकते हैं, जिसमें बागी सिपाहियों को लूट खसोट करते हुए दिखाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो अंग्रेज थे उन जो रिकॉर्ड उन्होंने प्रिपेयर करे थे वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब 1857 क्रांति जो थी वो एक स्वतंत्रता संग्राम थी, एक अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ी हुई लड़ाई थी। लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका चित्रण दिखाया हुआ है, जिसमें बागी जो सिपाही हैं वो लूट खसोट में लगे, बल्कि ऐसा नहीं था, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं कि एक ही चीज़ को उन्होंने कैसे अलग अलग तरीके से करके दिखाया है। इसलिए हम अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश शासन द्वारा लिए गए रिकॉर्ड को पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। उसमें हमें अपने तर्क वितर्क जोड़ करके ही चीज़ों को देखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम कक्षा 8वीं का पार्ट 2 करेंगे।